नमस्ते साथियों। आज मैं गांव सरकार की 90वीं कड़ी में आपसे बातचीत कर रहा हूं। अब आज का जो तुलनात्मक जो राज्य है उनकी जिसकी चर्चा चल रही है पिछले कई कड़ियों से, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तुलनात्मक, हम उनकी जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी तुलनात्मक चर्चा करते हैं। तो आज असम प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और असम राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो भारत का जो उत्तरी और पूर्वी सीमा का ये बहुत बड़ा प्रांत है, और वहाँ की चर्चा करना मैं समझता हूँ कि ये आज लोगों को एहसास होगा कि भारत के जो दूर दराज के जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ भी पंचायती व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। असम में ये एक विशेषता है कि असम में 1948 से ये पंचायती राज व्यवस्था, जब भारत देश आज़ाद हुआ और तभी उन्होंने एक कानून बनाया, ग्रामीण पंचायत अधिनियम। अब ये ग्रामीण पंचायत अधिनियम उन्होंने बनाया ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1948 में। उन्होंने पंचायती व्यवस्था अपने यहाँ लागू कर दी। उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश का भी है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का। असम में ये 1948 में बनाया, लेकिन उसका नाम दिया था ग्रामीण पंचायत अधिनियम। तो ये 48 से चल रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें समय समय पर सुधार किया। 89 में 1959 में उन्होंने उसमें सुधार किया, और उसमें ये सुधार किया कि उन्होंने जो उसका नाम दूसरा दिया। उन्होंने जो 1959 का अधिनियम है उसमें उन्होंने 3 तरह से पंचायतों की व्यवस्था बनाई। पहला तो गांव पंचायत। देखिए, असम में एक खास बात है कि उन्होंने ग्राम पंचायत का नाम नहीं दिया है, उन्होंने गांव पंचायत का नाम दिया है। तो जो लोग हम लोग गांव सरकार कहते हैं, हम लोग भी ग्राम सरकार नहीं कहते, गांव सरकार कहते हैं। तो असम में गांव को महत्ता दी गई है कि गांव शब्द को, तो उन्होंने कहा गांव असम में गांव पंचायत अधिनियम 1959। तो उसमें उन्होंने 3 चीज़ें की। एक तो उन्होंने गांव पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर उन्होंने कहा आंचलिक पंचायत, और उससे ऊपर उन्होंने एक महकमा परिषद की व्यवस्था बनाई थी, ये 1959 के अधिनियम के तहत। फिर उन्होंने 1972 में फिर उन्होंने अपने अधिनियम को संशोधित किया, और असम पंचायत राज अधिनियम 1972 है। और उसमें उन्होंने एक बात की कि आंचलिक पंचायत को, जो ब्लॉक स्तर की जो पंचायतें हैं उसको ख़त्म किया। अब उसके पीछे उनके ये मंशा रहेगा, और ये हमारा ही मानना है कि ये जो ब्लॉक वाला क्षेत्रीय पंचायत है, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल निरर्थक है। पता नहीं क्यों इसको संविधान में रखा गया है, लेकिन मैं इसके समर्थक नहीं हूँ। और ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम 1972 में असम में इन लोग इस बात को महसूस किया गया कि जो क्षेत्रीय पंचायत है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने 2 ही पंचायत रखा, एक तो ये रखा उन्होंने गांव पंचायत, और दूसरा महकमा पंचायत। महकमा पंचायत उनका मतलब होता होगा कि जिले स्तर की जो महकमा पंचायत है। तो गांव और जिला रखा, तो जैसे लोहिया कहते थे चौखंबा राज, गाँव में, जिले में, प्रदेश में और उसमें। हम लोगों का कहना है कि हमारा तो साफ मानना है कि देश में और उसके बाद सिर्फ गांव में, बीच में तो प्रशासनिक इकाइयाँ होनी चाहिए, ये पंचायतें नहीं होनी चाहिए, सरकारें नहीं होनी चाहिए। बाकी बीच के तो जितनी आप रखना चाहें, कमिश्नरी लेवल पे, आप जिले लेवल पे, और भी जितने जोन लेवल पे, ये सब आपको रखना चाहिए। लेकिन ये सब प्रशासनिक इकाइयाँ होना चाहिए जो कि कार्य का संपादन करें। लेकिन निर्णय का जो स्तर है ये 3 होना चाहिए, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और गाँव स्तर पर, और यही सरकारें काम करना चाहिए। और यही पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन असम ने उसको 72 में ब्लॉक को उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने जिला स्तर पर उन्होंने रखा। उसके बाद उन्होंने एक फिर संशोधन किया 1989 में। उसमें फिर उन्होंने दोबारा आंचलिक वाले को फिर से शामिल कर लिया, और उसमें उन्होंने किया कि गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत और महकमा परिषद, उसको बोलते थे जो महकमा परिषद। उसके बाद 1994 में जो संविधान में 72वां जो संशोधन हुआ, उसके बाद 1972 में जो भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ,
73वें संशोधन के द्वारा। तो उसके बाद इन्होंने 94 में एक नई आसाम पंचायती राज अधिनियम लागू किया और उसमें 3 व्यवस्था रखी है। एक तो गांव पंचायत, दूसरा आंचलिक पंचायत और तीसरा वही जिला परिषद का नाम दिया। तो ये व्यवस्था है। लेकिन हमको चूँकि आंचलिक पंचायत और जिला परिषद के संबंध में कोई चर्चा नहीं करनी है, तो हम गांव पंचायत के बारे में ही यहाँ चर्चा करेंगे। तो असम में एक पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि कितना असम सीमावर्ती प्रदेश होते हुए भी वहाँ बहुत लंबे समय से ये व्यवस्था हमारी गांव पंचायत की व्यवस्था वहाँ चल रही थी। और वहाँ और भी पारंपरिक तरीके से बहुत वहाँ पंचायती इंस्टीट्यूशन जो पंचायती संस्थाएं थी वहाँ बहुत मजबूत है। और इसीलिए उन्होंने पहला जो कानून बनाया था 48 का, वो ग्रामीण पंचायत अधिनियम के नाम से, मतलब गांव में पहले से ही पंचायतें इतनी मजबूत थीं, तो इसीलिए उन्होंने ग्रामीण पंचायत अधिनियम बनाकर पारित किया था। तो ये असम के ये 3-टायर सिस्टम जैसे यहाँ हर राज्यों में है, क्योंकि संविधान ने ये व्यवस्था कर दी है। इस नाते अब आपको संविधान में चूँकि व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तो इसलिए अब जितने भी राज्यों को भी मजबूरी हो गई कि 1992 के बाद जब संविधान में 73वां संशोधन लागू हो गया, तो ये तीनों व्यवस्था उनको अपने अपने राज्यों में देनी पड़ेगी और उसकी उपयोगिता जो भी हो, लेकिन चूँकि संवैधानिक व्यवस्था है तो उनको करना। अब आसाम में भी बिल्कुल कोई खास विशेषता जो पंचायती व्यवस्था है उसमें कुछ नहीं है, वो वैसे ही है जैसे कि उत्तर प्रदेश में है। वहाँ भी थोड़े बहुत परिवर्तन है। वहाँ भी गांव सभा है, गांव सभा के बाद गांव पंचायत है, जैसा कि हमने चर्चा किया। उसके बाद क्षेत्र पंचायत है, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद आई है। अब वहाँ के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, उनको प्रेसिडेंट कहते हैं और जो उप प्रधान है उनको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और जो उसके बाकी जो वार्ड के जो चुन के जाते हैं उनको सदस्य कहते हैं, वो उनको मेंबर कहते हैं, गांव पंचायत के मेंबर हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में जो इस तरह संबंधी व्यवस्था है कि वहाँ भी चुनाव जो होता है प्रधान का मतलब वाइस प्रेसिडेंट का, वो सीधे लोग गांव सभा के लोग जितने होते हैं वो चुनते हैं। और वहाँ जो एक गांव सभा गांव पंचायत की जो संख्या है उसमें ये बात बता दें, 2 बातें हैं। उसमें उन्होंने रखा है 5,000 से 10,000, तो ये 6,000 से 10,000। तो ये उन्होंने कम से कम रखा है 6,000 और अधिक से अधिक 10,000। और ये उन्होंने अपनी व्यवस्था की है कि वो मेंबर जितने हैं उनकी संख्या भी निश्चित कर दी 10। अन्य राज्यों में जैसे कि जनसंख्या के गांव की जनसंख्या के आधार पर कहीं से 5 हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 10 हैं, 11 हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बार बार बताता हूँ आपको, यहाँ 7 से लेके 15 तक है। तो वहाँ उन्होंने 6,000 से लेके 10,000 निश्चित कर दिया कि आबादी पर गांव पंचायत गठित होगी और उसमें 10 सदस्य होंगे और एक उनका 10 का अलग अलग वार्ड होगा और उसी से लोगों का वार्ड के एक सदस्य चुने जाएंगे। तो जो प्रधानों का जो चुनाव है, जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा वो पूरा गांव सभा करेगी और वार्डों का भी जो सदस्य हैं उनका भी चुनाव गांव के लोग करेंगे, सीधा चुनाव होगा। लेकिन वहाँ उप प्रधान माने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव की व्यवस्था जो किया गया है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि उनको सदस्य लोग जो चुन के जाएंगे, जो 10 चुन के जाएंगे, वही लोग अपने में से एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। तो ये एक व्यवस्था वहाँ इस तरह की व्यवस्था है कि एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो चुनाव किया जाएगा वो 10 लोगों द्वारा किया जाएगा। तो ये थोड़ी व्यवस्था अगला हमारे यहाँ तो उप प्रधान का पद ही समाप्त कर दिया गया, तो उप प्रधान की कोई बात ही नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहाँ ये व्यवस्था की गई कि सीधा चुनाव प्रधान का, वो प्रेसिडेंट का सीधा चुनाव होगा और सदस्यों का भी सीधा चुनाव होगा उनके वार्ड के अनुसार। और इस तरह से वहाँ गांव पंचायत का गठन वहाँ किया जाए। कमेटी वहाँ भी जैसे उत्तर प्रदेश में कमेटियाँ गठित हैं, वहाँ भी 3 कमेटी बना रखा है।
एक डेवलपमेंट कमेटी, एक सोशल जस्टिस कमेटी और एक सोशल वेलफेयर कमेटी, और उसी में उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी है कि कमेटियों के माध्यम से जैसे उत्तर प्रदेश में भी कमेटियाँ बनी हैं तो वहाँ कमेटियाँ भी बनी हैं। प्रधान को हटाने या उपप्रधान को हटाने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने की है वो ये है कि मेंबर चाहें तो 2/3 बहुमत से उनको हटा सकते हैं। तो मेंबरों का अधिकार है, मतलब मेंबरों को जो 10 लोग हैं इनके पास ये अधिकार है कि वो प्रधान को और उप प्रधान को हटा सकते हैं। आसाम की जो पंचायती व्यवस्था है उसमें एक कमी हमको ये दिखाई दी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि वो नियंत्रण जो है गांव पे, ये उत्तर प्रदेश में जैसे है, उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्रीय पंचायत के नियंत्रण नहीं है, लेकिन वहाँ आसाम में जो नियंत्रण है वो कुछ मामले में वहाँ नियंत्रण दे दिया गया है कि क्षेत्रीय पंचायत को, जो आंचलिक पंचायत उनकी है, उसको उसके कंट्रोल में काम करें। जैसे कोई बजट का मामला हो तो उसको अनुमोदन बजट वाले करेंगे। जैसे अविश्वास मीटिंग नहीं हो रही है, मान इसकी गांव सभा की मीटिंग सचिव नहीं बुला रहे हैं, तो उन्होंने कर रखा कि आंचलिक जो पंचायत है वो निर्देश दे सकती है कि गांव सभा की मीटिंग बुलाई जाए। अगर अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग नहीं कोई बुला रहा है तो इनको अधिकार दिया गया है कि वो अविश्वास के प्रस्ताव में आंचलिक पंचायत के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनको भेज सकते हैं। और वीडियो आंचलिक पंचायत के अधिकारी मुख्य रूप से वीडियो है। तो बहुत सारे मामलों में वीडियो को एक तरह से अधिकार दिया गया है कि वो गांव पंचायतों पर उनका नियंत्रण हो, जबकि यहाँ क्षेत्रीय पंचायत का गांव पंचायत के ऊपर कोई सीधा कानूनी नियंत्रण नहीं है। ये अलग बात है कि शासनादेश और बहुत सी व्यवस्थाएं करके नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन कानून में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन असम में कानून में ही उन्होंने पंचायती राज अधिनियम में ही व्यवस्था कर दी है कि वीडियो या आंचलिक पंचायत का नियंत्रण वहाँ पर है। जहाँ तक कर्मचारियों को रखने की व्यवस्था है तो कर्मचारियों का अधिकार तो दिया है उन्होंने कि कर्मचारियों के बारे में कि एक सचिव होगा, लेकिन बाकी भी अगर वो जो कर्मचारी को रखने का अधिकार जो है वो वहाँ के ग्राम पंचायत को नहीं देगा। सारे जो नियुक्तियाँ होंगी वो निर्देशक करेगा और पंचायती राज निदेशक या शासन करेगा। तो कर्मचारियों को रखने के लिए कोई अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं दे रखा है। जबकि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा भी यही व्यवस्था है कि पंचायती को कोई अधिकार नहीं है। वही व्यवस्था वहाँ है कि कर्मचारियों का सारा नियुक्ति शासन और निदेशालय, पंचायत निदेशालय दिया होगा, और उनका सर्विस का सेवा नियमावली वगैरह सब भी शासन होगा। लेकिन ग्राम प्रेसिडेंट को वहाँ ये दिया है कि उनके वो लोग जो सचिव है वो उनके निर्देश में काम करेंगे, ग्राम प्रधान या जिसके ये प्रेसिडेंट के निर्देश में काम करेंगे। तो ये व्यवस्था कोई वही जैसे कहा कि लगभग उत्तर प्रदेश की ही व्यवस्था आसाम में है। कोई विशेष उनमें कोई नई व्यवस्था ऐसा आसाम में की नहीं है जिससे कि लगे कि उन्होंने गांव कोई व्यवस्था को एकदम स्वतंत्र रूप अधिकार दे रखा और वो अपने ढंग से करें। जो 11वीं अनुसूची में जो 29 विभाग हैं वो अधिकार भी उन्होंने जैसे उत्तर प्रदेश में दे रखा है, उसी तरह से वहाँ भी 11वीं अनुसूची के 29 विभागों का अधिकार गाँव पंचायतों को उन्होंने भी दे रखा। और वो लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है जैसे उत्तर प्रदेश का धारा 15 है कि सारे अधिकार उसके गांव और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होंगे। वैसे तरह उन्होंने भी वहाँ भी व्यवस्था बना रखी है कि जो भी ये अधिकार का पालन ग्राम पंचायत या गांव पंचायत करेगी वो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन। तो मुझे तो यही देखने को मिला कि एक तरह से बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ही नकल किया हो या उत्तर प्रदेश ने कैसे मिलता जुलता उन्होंने अपना आसाम में ग्राम पंचायती व्यवस्था बना रखी है। तो ये जहाँ तक ये बाकी तो जो टैक्स का है, टैक्स वसूलने का, ग्रामीण फंड का, ये जो छोटे मोटे और जो अधिकार बजट पास करने का, ये सारे अधिकार तो सामान्यतः सभी करीब सभी प्रदेशों में ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। और मीटिंग बुलाने का अभी है कि गांव सभा की मीटिंग वहाँ रखा है, जैसे वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो 2 ही रखा है, वहाँ उन्होंने हर 3 महीने में एक मीटिंग रखा है गांव सभा की बैठक का। तो
मुझे तो खुद ही आज उत्तर प्रदेश में भी ये आश्चर्य होता है कि साल में 2 ही मीटिंग गांव सभा होगी तो क्या गांव सभा काम करेगी। जबकि कुछ जैसे तेलंगाना में मैंने आपसे पिछले बार चर्चा किया था कि तेलंगाना में गांव सभा की बैठक हर महीने की उन्होंने व्यवस्था की है। तो उत्तर प्रदेश में तो साल में 2 ही व्यवस्था की है कि एक खरीफ और एक रबी की 2 गांव सभा की बैठक होगी। अब यहाँ किया कि यहाँ इन्होंने हर 3 महीने में कम से कम एक बैठक करने के लिए गांव सभा की बैठक बुलाने के लिए किया है। और एक और बात गांव पंचायतों की बैठक के जहाँ तक संबंध है, तो इन्होंने कहा कि हर 2 महीने में एक बैठक, ये भी बहुत 2 महीने के अंदर एक बैठक हुई, मतलब 6 महीने, अब 6 महीने 6 बैठक हो सकती है साल में। ये अलग बात है कि बैठक बुला सकते हैं, सभा की बैठक बुला सकते हैं, लेकिन जो बाध्यता है उसमें 3 महीने में एक बैठक गांव सभा की और ये 6 महीने 2 महीने में एक बैठक गांव पंचायत। तो ये व्यवस्था मैं नहीं समझता कि ये आज के जिस तरह से गांव पंचायतों के विकास का कार्य गाँव पंचायतों को दिया जा रहा है, उसके लिहाज से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इतने लंबे लंबे क्यों बुलाएंगे बैठक। और सबसे आसाम में जो सबसे चौंकाने वाली बात हमको देखने को मिली कि और ये व्यवस्था वहाँ भी है, उसमें तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में तो ये व्यवस्था नहीं है कि अगर ये उनका कोरम है 1/3, जितने संख्या है उसका 1/10 कोरम है। तो जैसे आपने उदाहरण दें कि गांव सभा की बैठक अगर आपको आसाम में बुलानी है तो 6000 से 10,000 की संख्या है। तो 6000 में अगर आप बुलाएंगे तो 1/10 कितना होगा, कम से कम 600 आदमी होना चाहिए 1/10। तो 600 आदमी अगर 1/10 में डालेंगे तो 600 आदमी को कोरम पूरा होगा। तो उन्होंने ये व्यवस्था की है कि अगर ये जिस दिन मीटिंग गांव सभा की बुलाई गई और उस समय लोग उपस्थित नहीं हुए, कोरम नहीं पूरा हुआ, मान ली 600 लोग नहीं उपस्थित हुए, 200 लोग उपस्थित हुए, तो आप 15 मिनट तक इंतजार करेंगे और 15 मिनट के बाद चाहे तो उसी दिन फिर दूसरी मीटिंग बुला सकते हैं या एक हफ्ते के अंदर कभी भी मीटिंग बुला सकते हैं। तो अब मान लीजिए जहाँ 6000 की संख्या है, वहाँ अगर 50 आदमी भी 10 आदमी अगर जुटते हैं, जब आपने इन्होंने व्यवस्था ही की है कि दूसरे बार कोरम की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 600 का कोरम है और लोग 50 आदमी में जुटते हैं तो आपने 50 आदमी पर ही मान लिया जाएगा कि गांव सभा की बैठक हुई, या 20 भी जुटे तब भी गांव सभा की बैठक हुई। तो ये तो एक बिल्कुल एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसा क्यों उन्होंने बनाया, और ये व्यवस्था हमने वहाँ भी देखा, जिसकी चर्चा मैंने किया था आपको कि ये व्यवस्था मुझे ये तो एक तरह से वो हमेशा यही होगा कि वो कोरम तो कभी पूरा होगा नहीं, और जब कोरम पूरा नहीं होगा तो तुरंत ही आधे घंटे या 1-2 घंटे के अंदर फिर जितने लोग आए उनसे बैठक करके अपना प्रस्ताव पास कर देते हैं। तो ये गांव सभा का उपयोगिता जो करना था वो जैसे तेलंगाना में भी मैंने देखा और यहाँ भी देखा, ये उपयोगिता गांव सभा का वहाँ अनुपयोगी बना दिया है उन्होंने कानूनन, वैसे कागज़ में तो बना दिया है कि ऐसा होना चाहिए। इसी तरह वो गाँव पंचायत की भी कर दिया है। गाँव पंचायत में भी ये आसाम में मुझे दिख रहा है, वहाँ ये व्यवस्था तो गांव सभा के लिए है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है वो गांव पंचायत के लिए भी है। गांव पंचायत का भी कोरम नहीं पूरा होता है तो 10 मान लीजिए 10 लोग हैं, अगर 10 में 1/10 लोग में, हालांकि 1/10 में कोरम जो है उनका 1/10 ही है, तो ये कोरम की भी कैसे व्यवस्था उनकी पूरी होती है। लेकिन अगर कोरम नहीं पूरा होता है तो वो चाहें तो उसको फिर से दोबारा जो है वो 10 मिनट के बाद अंतराल के बाद वो मीटिंग बुला सकते हैं और कोरम मान लिया जाएगा कि कोरम जो उतनी है और जितने लोग होंगे वो ग्राम पंचायत में उपस्थित होंगे, उनसे मीटिंग हो जाएगी। तो ये लोकतंत्र के ऊपर मैं समझता हूँ जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम लोग बार बार कहते हैं कि लोगों की भागीदारी हो, अधिक से अधिक लोग मिल के फैसला करें, अपना निर्णय खुद लें, उन लोग हर मामले में उनकी उत्साह अंदर हो, तो ये सारी व्यवस्थाओं को एक तरह से आपने कागज़ पर तो व्यवस्थाएं दे दी हैं, लेकिन इन कागजी घोड़े की तरह से व्यवस्था है, क्योंकि जब बैठक ही नहीं होगी
और लोग आएंगे क्यों? लोग जानते हैं कि आप कर लेंगे, जितने लोग भी जाएंगे बैठेंगे। जो गांव के लोगों को कोई ऐसी रुचि तो हो नहीं, पहले तो उनके अंदर रुचि पैदा करना होगा। और रुचि पैदा करने के लिए जब ये व्यवस्था करनी पड़ती है, और व्यवस्था करने के बाद एक बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, तो वो लोगों को, गांव के लोगों को कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। और ये इसी तरह से वही प्रधान और उप प्रधान और सचिव मिल के अपना कार्रवाई 2-4-10 लोग और मिला लेंगे और वो गांव में पंचायत व्यवस्था चलाते रहें। जबकि ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य उसका ये है कि सभी लोगों की भागीदारी होना चाहिए। तो जो व्यवस्था आसाम में और उत्तर प्रदेश में भी, मैं पहले इस बारे में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की भी व्यवस्था यही है और बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये व्यवस्था है आसाम की। तो ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था ये लोग अपना चला रहे हैं आसाम में भी, उत्तर प्रदेश में और भी कुछ राज्यों में। तो ये इसके लिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि जब तक ये गांव सरकार की व्यवस्था लागू नहीं होगी, ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और इसमें इस व्यवस्था में वही प्रधान और सचिव और अधिकारी जो बीडीओ, जैसे यहाँ तो पूरा उन्होंने बीडीओ का अधिकारी दे रखा है, तो यही लोग मिलकर उस व्यवस्था को चलाते रहेंगे, विभाग के रूप में चलाते रहेंगे। तो ये असम की व्यवस्था है। और असम जैसे राज्य में, पहाड़ी राज्य है, वहाँ व्यवस्था थोड़ा और बेहतर होना चाहिए कि वहाँ के एक लोगों को सुविधा देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र वहाँ पिछड़े हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ जो है कुछ शेड्यूल्ड ज़िले हैं, ऑटोनोमस ज़िले हैं जो बिल्कुल आदिवासियों के हैं, वहाँ ये व्यवस्था उनकी नहीं लागू है। उनके दूसरे ढंग की पंचायतें हैं, ये पंचायती राज अधिनियम नहीं लागू है। तो लेकिन फिर भी जो जिस क्षेत्र में 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में अपना पंचायत स्थापित किए, तो जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं उसमें ऐसी व्यवस्था मैं नहीं समझता कि ये लोकतांत्रिक ढंग से वहाँ ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। तो ये असम के बारे में मैंने आपको बताया। और ये इसी संदर्भ में अब मैं आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो हमसे कल एक साहब मिले थे, कल आए थे, और उन लोगों ने एक तीसरी सरकार का वो लोग आंदोलन चला रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई ये तीसरी सरकार क्या है? तो उन्होंने ये तो बताया हमको कि जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वैसे ग्राम पंचायतें भी तीसरी सरकार की तरह से चलना होना चाहिए। तो मैंने उनसे चर्चा किया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग तीसरी सरकार के बारे में लोग जानते होंगे, हो सकता है आप उनके संपर्क में आए हों, कुछ लोगों के संपर्क में आए हों। तो हमारी जो गांव सरकार है और उनकी तीसरी जो सरकार है, उसके बीच में ये उनके अवधारणा में, मेरे अवधारणा में, हम लोगों की अवधारणा में क्या अंतर है, ये आपको जरूर समझ लेना चाहिए। देखिए, वो ये तीसरी सरकार जो कहते हैं, वो जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है, उनका ये कहना है कि इसी व्यवस्था को इस तरह से लागू किया जाए कि इसमें भ्रष्टाचार न हो। अब ये बताइए कि ये 70-75 साल हो गए वहाँ पर, कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में तो 47 से ग्राम पंचायत व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था आसाम में भी 48 से चल रही है। तो अब ये 48 से 47 से, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से, 2 राज्यों का हम उदाहरण ले रहे हैं, तब से चल रहा है। तीसरी सरकार के रूप में जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत में, उसके अगर वो ठीक से चलती, तो आज हम लोगों को गांव सरकार के लिए चर्चा करने की क्या थी? अगर उन्हीं लोगों को जो व्यवस्था सरकार ने दी रखी है उस हिसाब से आप चलाने की बात करें ना, कि उसी में इस तरह से चलाया जाए कि लोग अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें और अपने काम को समझें, और लोग भागीदारी करें, और इस तरह के गांव में एक तरह से सरकार के रूप में अपनी व्यवस्था चलाएं, लेकिन नियम कानून यही रहे जो कानून है। हम लोगों की जो गांव सरकार है उसमें और उनमें अंतर है कि वो इसी व्यवस्था में चलाना चाहते हैं, और हम लोग जो इस गांव सरकार की बात करते हैं उसमें गांव से इन अधिकारियों को, प्रदेश के अधिकारियों को, प्रदेश के नेताओं को तो वो बाहर करना चाहते हैं। हम अपने व्यवस्था में उनको नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हीं की व्यवस्था में गांव वाले विभाग बन के काम करें। हम लोग उनको विभाग बन के नहीं काम करना चाहते हैं। हम संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है स्वतंत्र रूप से काम करने का, उस अधिकार की मांग करके हर मामले में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं।
क्यों? तभी तो हम सरकार कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार कोई राज्य सरकार से राय लेके हस्तक्षेप से काम करती है क्या? या राज्य सरकार केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से काम तो करती नहीं है। राज्य सरकार अपना विधान बनाती है, अपना बजट बनाती है, अपना प्रशासनिक कर्मचारी रखती है, अपने लोगों को रखती है, उनके ऊपर नियंत्रण रहता है। उसी तरह से गांव भी है, गांव भी अपना उसके नियम बनाने का अधिकार है, उनके अपने प्रशासनिक अधिकारी भी रखने का अधिकार है, उनके अपनी व्यवस्था चला, उनके वित्तीय अधिकार है, उनका चुनाव भी अलग होता है। तो जब सारी चीज़ें उनका स्वतंत्र रूप से होता का मिला संविधान ने दिया है, तो हम उनके आदेश और निर्देश के तहत क्यों काम करें? तीसरी सरकार का तो नाम आपने दे दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो दूसरी सरकार है वो पहली सरकार जिसको आप केंद्र कहते हैं उसके अधीन तो है नहीं, लेकिन तीसरी सरकार को आप चाहते हैं कि दूसरी सरकार के अधीन काम करें और वहाँ के लोग जो है मोटिवेटेड होकर काम करें, कि मतलब इनके नौकर चाकर बन के, दूसरी सरकार के नौकर चाकर बन के इनकी सेवा में लगे रहें अपने लिए। अरे वो क्यों करें जब उनको संविधान ने ये कहा है कि आप ये आप गांव के लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाएं, अपने ढंग से चलाएं, और उसकी व्यवस्था भी करती है, जैसे वित्तीय व्यवस्था भी कर रखा है, अधिकार भी दे रखा है, तो वो क्यों इनके अधीन ही काम करें? अब इतने हम लोगों को बार बार हम इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि गांव की जो सरकार होगी वो अपनी सारी व्यवस्था अपने ढंग से चलाएगी, सारी व्यवस्था अपने नियम बनाएगी, अपने प्रशासनिक इकाई बनाएगी, अपनी शिक्षा देखेगी, अपना स्वास्थ्य देखेगी, अपने लोग रोजगार देखेगी, अपने 29 विभाग हैं उनको हर विभाग में देखेगी क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को लाएगी। जब विशेषज्ञों की जरूरत होगी तो बाहर से बुला के विशेषज्ञ लेगी, जो कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है तो अपने जो रखेगी उन 29 विभाग में उन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगी, और जो भी बेहतर हो वो बेहतर से बेहतर व्यवस्था अपने गाँव को आगे बढ़ाने में, उसका विकास का, खाली विकास का नहीं हमारा उद्देश्य है कि गांव में जो सड़क बन जाए, बिजली लग जाए, पानी लग जाए, ये लैट्रिन लग जाए, ये हमारा गांव का मतलब नहीं है। हम लोग तो गांव को एक सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब ये जो संसाधन हो, उसके शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सांस्कृतिक विकास हो, और उसके साथ भाईचारा हो, उनमें आपस में मेल जोल हो, लोग अपने गांव को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनावे और एक खूबसूरत, सुंदर और संपन्न गांव बने, जो कि हमारे गांव थे, जैसे कि पारंपरिक समय से गांव हमारे थे, जहाँ के अच्छे विद्वान पैदा हों, जहाँ समझदार लोग पैदा हों, ये जो जिस तरह से दुर्भावना की भावना है वो ख़त्म हो, एक अलग ढंग का एक अलग गांव का अपना एक अलग पहचान हो, उस तरह का हम बनाना चाहते हैं। और ये लोग बस विकास के लिए कि बस दूसरी सरकार जो है तो इसे मिल के आप अपना सड़क बनाइए, खंजा बनाइए, फलाना बनाइए, ढमाका बनाइए, तो इस तरह से मैं भ्रमित ना हो लोग। मेरा ये कहने में तीसरी सरकार की जो अवधारणा है उससे बिल्कुल ही हम लोग के गाँव सरकार की अवधारणा बिल्कुल अलग है, और वो गाँव सरकार की जो अवधारणा है वो संवैधानिक व्यवस्था की अवधारणा, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। संविधान भी कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, उसके लिए संविधान ने 29 विभाग दे रखा है, उसके लिए विभाग को और अपने गांव के सारे कार्यक्रम कैसे कर किए जाएँ, और फाइनेंस कमीशन के द्वारा वित्त का भी इंतजाम कर रखा है, और ये भी कर रखा है कि अपने नियम भी बनाइए। आपको नियम बनाने का अधिकार, मतलब लेजिस्लेटिव पावर, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ग्राम पंचायत, और उसके अलावा आपको फाइनेंशियल पावर भी दे रखा है। हम लोग इसमें और 2 चीज़ और जोड़ते हैं कि इसमें कि न्यायिक पावर भी हमको मिलना चाहिए गांव के लोगों को, और सुरक्षा का पावर मिलना चाहिए। तो कंप्लीट गांव सरकार की जो हम सिस्टम जिसको हम कहते हैं, हालांकि संविधान में ये चीज़ें नहीं है, न्यायिक अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, लेकिन हमारी मांग है कि गांव सरकार में जितना इतना तो मिला है, कम से कम लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, लेकिन इसके साथ साथ न्यायिक पावर, जुडिशियल पावर और सुरक्षा का जो सिक्योरिटी का पावर, ये भी 2 चीज़ें गांव सरकार में मिल जाएंगी, 5 चीज़ें हो जाएंगी, तो गांव अपने आप में पूरी तरह से वो गांव सरकार के रूप में कार्य करने लेंगे। और गांव के लोगों के तमाम सबका लगभग गांव के लोगों को किसी की जरूरत है ही नहीं है किसी के यहाँ जाने की, और किसी के यहाँ गिराने की, नेताओं के पास, अधिकारियों के पास उन्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है। और जब ये 5 चीज़ें मिल जाएंगे तो गाँव वाले खुद ही अपना इस तरह से विकास करेंगे कि उनके जो भी जिसकी भी जरूरत होगी वो आपसे सहयोग से करेंगे। लोग, तमाम गांव के लोग तो देश दुनिया में फैले हुए हैं, वो लोग गांव के लिए करेंगे, और फिर एक गांव मिलके दूसरे गांव के साथ मिलके बड़ी व्यवस्था अगर करनी है तो
करेंगे, 3 गाँव से मिलकर कर सकते हैं, 4 गाँव से मिलकर कर सकते हैं, वो आपस में एक सहयोग करके वो कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि आप एक गांव वाले 2 गांव से मिलके, 3 गांव में से 4 गांव से मिलके, मान लीजिए कोई औद्योगिक केंद्र बनाना हो तो 4 गांव मिलके अपना एक औद्योगिक केंद्र बना लेंगे, जहाँ की छोटे मोटे ट्रेनिंग और गांव के ज़रूरतें की जितनी भी उद्योग संबंधी चीज़ें होंगी वो उस उद्योगिक केंद्र पर होंगी। 4 गाँव मिलकर आपने कहेंगे भाई इतना इतना ज़मीन ले लीजिए, औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। स्टेडियम जैसे बनाना हो, अगर एक गाँव में नहीं हो सकता, 4 गाँव के लोग मिलकर स्टेडियम बना सकते हैं, छोटे अस्पताल बना सकते हैं। अब गाँव में इतना अगर नहीं एक गांव के लिए बन सकता तो 4-5 गांव मिलकर छोटे अस्पताल बना सकते हैं। कोई उद्योग लगाना हो उनको, अलग से कोई बड़ा उद्योग लगाना हो तो 4-6-8 गांव मिलके अपना मीटिंग करके वो उद्योग लगा सकते हैं। तो जब हम इन गांव के लोगों को हम स्वतंत्र करेंगे तो उनके अंदर लोगों में एक अपने ढंग से जब विकास करने का जज्बा होगा तो उस हिसाब से वो काम करेंगे। अभी तो गांव की स्थिति है कि विभाग के नौकर की तरह से काम करते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जैसे प्रधान जो है आज की हैसियत है वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भी नीचे है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनका गांव सचिव है, तो उससे नीचे उन्होंने रख दिया किसको, इसको प्रधान को, और प्रधान जी उसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हिसाब से काम करते हैं। तो अब तो जब वही चतुर्थ श्रेणी के नीचे के स्तर पर काम कर रहे हैं तो गांव के लोगों में क्या, जब प्रधान की ये हैसियत है तो गांव के लोगों में क्या उत्साह होगा, गांव के लिए क्या करेंगे, गांव के लोग और किस तरह से गांव के बारे में सोचेंगे। तो वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से नीचे ही गांव का स्तर रहेंगे। और ये बाहर से आप क्या करते हैं सरकार कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बेईमानों, भ्रष्टाचारों, ठेकेदारों को आप लगा देते हैं, तो गाँव का पैसा वो लूटते रहते हैं। तो ये वो जो गाँव का आदमी है उसको तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नीचे आपने उसको बैठा दिया। बाकी जो बाहर से आप लोगों को भेजते हैं वो सब लुटेरे को भेजते हैं, कमीशन को अधिकारी जाते हैं कमीशन मांगते हैं, जो ठेकेदार जाता है वो मनमानी करता है, और उसको कहिए तो झगड़ा गांव वालों से करने लगता है, गांव वाले झगड़े से, और वो पुलिस वाले से मिला रहता है, जैसे उसी हिसाब पुलिस वाले को घूस खिलाता रहता है, पुलिस वाले आपको उल्टे आपकी शिकायत पर आप ही उठा के बंद करने लगती है। और वो मैं आपको बता दूं कि जो यही वो हालत भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला है देश में। ये आज़ादी के बाद से ये तो 75वां देश की आज़ादी का जश्न मन रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको स्मरण दिला दूं, कोई आपको लग रहा होगा कि इस 75 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो हालात, अंदरूनी हालत है उसमें कोई बहुत खास बदलाव नहीं आया। और वो क्यों बदलाव हुआ है मैं ये नहीं कहता कि ये तो कोई का मैं अंधा नहीं हूँ कि नहीं देख रहा हूँ कि सड़कें गई, बिजली गई, पानी गई, ये सब बदलाव हुए, लेकिन 75 साल में क्या इतने ही बदलाव पर हम संतुष्ट हो जाएंगे? 75 साल में अब मैं ही अपना उदाहरण दूँ तो 75 साल में मैं गांव में रहा, गांव में पढ़ा, वहीं सारा हमारा जीवन वहीं रहा हूँ। अब मैं आज शहर में रह रहा हूँ, अब अपने शहर के जो स्थिति देख रहा हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके मुकाबले में अपने गाँव को मैं देखता हूँ जहाँ मेरा घर है, तो वहाँ तो मुझे कुछ खास बदलाव नहीं दिखता। बस इतना ही बदलाव दिखता है कि वहाँ जो स्कूल की बिल्डिंग बन गई, हमारे में स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी तो वहाँ स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बन गई, लेकिन मास्टर गायब। हम लोगों में इस बिल्डिंग नहीं थी लेकिन मास्टर थे। दूसरी बात है वहाँ तमाम ग्रामीण स्तर पर तमाम 20 खेल होते थे, हम लोग खेलते थे। गांव में कोई खेल नहीं। अब गांव में यही विकास हुआ, कोई गांव में न कुश्ती का जो अखाड़ा है, न कबड्डी खेलने का स्थान है, न चिक्का खेलने की जगह है, गांव में कुछ नहीं। गांव में कोई जगह हमारे गांव में इस समय नहीं है जहाँ की कोई आप खेल कर, ये एक विकास हुआ। आप देख लीजिए, आप कहेंगे गांव का तो विकास हो रहा है, तो ये दूसरा विकास कि शिक्षा खत्म और ये अब खेल कूद खत्म। अब तीसरी बात आई है भाईचारा। तो अब पहले गांव में पूरा गांव हरदम जुटे रहता था, हर कोई छोटी सी बात होती थी पूरा गांव जुट जाता था। अब गांव में क्या भाईचारा है कि गांव में कोई किसी से मिलना नहीं। अब एक दूसरे से घर दरवाजे पर जाने में लोग बेइज्जती समझते। पहले कहीं कोई आ जाता था इससे कि यहाँ पता लगा कि वो उसके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कोई उसके दरवाजे पर। तीसरा तरक्की गाँव में 75 साल में हुआ, भाईचारा खत्म। चौथा गांव की तरक्की देखिए कि पहले शायद ही कोई शराब वराब पीता था, एक आध लोग आके शराब और नशे करते थे, वो भी महुआ का शराब वराब बना के पीते थे। अब गांव में घर घर में शराब फैला, हर गांव में तो राज्य सरकार ने तो कमाल कर दिया। अब तो गांव गांव में शराब की लाइसेंस दे रखा है इन गाँव में। पहले कल्पना भी नहीं करता था गाँव में कोई सरकारी ठेके की शराब के ठेका नहीं। अब तो गाँव गाँव में, हर गाँव के चौराहे पर
इन्होंने लाइसेंस दे दिया अपने आबकारी नीति में। जैसे दिल्ली का चल रहा है, दिल्ली में तो मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने हर मोहल्ले में खोल दिया है। इतनी ज़्यादा शराब की दुकान खोला है कि पूरा दिल्ली शराबमय हो गया है। और उसमें छूट भी मिलती है 25। दिल्ली में तो मुझे तो बड़ा हैरत हुआ कि शराब में बेचने के लिए 25% दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल की सरकार है, वो 25% छूट दे रही है। कानूनन दे रही है कि वो चाहें तो जो बेचने वाले 25% छूट दे के शराब बेच सकते हैं। तो आप बताइए, अब वो पता लगा कि अभी एक महीने में, इस समय फरवरी के महीने में दिल्ली में जो सरकार सामान्यतः जो हर महीने शराब की जितनी बिक्री होती थी उससे 2 गुना या 3 गुना शराब की बिक्री हो गई। तो ये दिल्ली के साथ, वही गांव में, हम दिल्ली की बात नहीं करना चाहते, एक बात कर रहे हैं। उसी तरह से ये उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने क्या कर रखा है कि शराब की दुकानें का लाइसेंस देगा। ये गांव का चौथा विकास हुआ है। 5वां विकास देखिए कि पहले गांव में रास्ते नहीं थे, लेकिन किसी रास्ते पे लोग अपने गाड़ी वाड़ी नहीं खड़ा करते थे, सबको ध्यान रखते थे कि वो उधर चले जाएं। अब सब लोगों ने मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद दिया, सब रास्ते पे खड़े कर देते हैं, और रास्ते पे खड़े कर देने में लोग आने जाने का सुविधा होता है। अब आने जाने का, यातायात की सबसे बड़ी दिक्कतें अब गाँव में नए ढंग की असुविधा होने लगी। ये विकास होता है। तो इस तरह अगर हम गिनाएं आपको, तो ये खड़ंजा लग गया, बिजली पहुंच गई, और ये मुफ्त की चीज़ें कुछ मिल गई, शौचालय बन गए। तो इससे आप लोगों के 75 साल में ये उपलब्धियां अगर किसी को लगता हो, लेकिन जो गांव में थी वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो। अब गांव, इसीलिए गांव की हालत है कि इतना विकास होने के बाद 75 साल के बाद कोई गांव में रहना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा, अगर आज 75वें साल अमृत महोत्सव के नाम पर अगर गांव को कोई एक चीज़ का सर्टिफिकेट देना हो, तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही मानिए कि आज के दिन 75 साल में कोई अपने गांव में नहीं रहना चाहता है, मौके की तलाश में रहता है कि कब गांव छोड़ के शहर जाए। तब तक ही रहना चाहता है जब तक कि उस गांव में उसको कहीं अवसर नहीं मिल रहा। तो यही हमारे गाँव की उपलब्धि है। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूँ, गाँव सरकार का जिस दिन लागू हो गई, उसमें हर आदमी पहली वही इच्छा होगी कि मैं अपने गांव में रहूं, और गांव में ही वो सारी चीज़ें उसको मिलेगी जो शहर में दुर्लभ है, वो चीज़ें उसे गांव में मिलेंगी। उसके प्राकृतिक वातावरण मिलेगा, खूबसूरत गांव मिलेंगे, भाईचारा मिलेगा, खेल के मैदान मिलेंगे, स्वास्थ्य की चीज़ें मिलेंगी, शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। और वहाँ से आधा घंटा 2 घंटे 1 घंटे में जाने के लिए जहाँ भी आप रोजगार चाहें, और पहले तो गांव में रोजगार मिलेगा, और नहीं तो 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे की यात्रा करके आप कहीं भी अच्छे से अच्छे रोजगार पाएंगे। ये है गांव सरकार की कल्पना। और गांव के लोग स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से अपने गांव को अपने अपने ढंग से विकसित करें। ये है गांव सरकार की कल्पना। तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जो गाँव जाल के जो अभियान अन्न जल संकल्प अभियान चला रहे हैं, उसमें आप अधिक से अधिक आप लोग भागीदारी करिए। और जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे अन्न जल संकल्प अभियान के, तब तक ये कहेंगे नहीं कि गांव सरकार मोदी जी लागू करिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, तब तक ये गांव सरकार, ये नेता और अधिकारी लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि वो लागू हो जाएगा तो फिर गांव सरकार का महत्व क्या, वो फिर उनकी नेतागिरी क्या रहेगा, उनकी अफसरगिरी क्या रहेगा। तो इसको लागू कराने के लिए आपको अन्न जल संकल्प में, जहाँ भी अन्न जल संकल्प अभियान हो रहा हो, वहाँ भागीदारी करिए, और बिल्कुल हिम्मत के साथ और साहस के साथ और खुशी के साथ इस संकल्प लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप गांव सरकार लागू करिए, नहीं तो हम आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। और देखिए, लागू मोदी जी करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। धन्यवाद साहब।